हेलो माय गैंग एंड वेलकम टू ह्यूमैनिटीज़ ईयर। तो यार आज से हम लोग क्लास 12 का सारा ह्यूमैनिटीज़ का चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और आज हम लोग पहले हिस्ट्री पढ़ेंगे। ओके, तो आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे और या तो आप पेन उठाइए और एक पेपर उठाइए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या फिर अगर आप बोलेंगे तो फिर आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF भी मिल जाएगा, वो आप कमेंट में बता दीजिएगा। और अगर कुछ डाउट भी रह जाए तो वो भी बता दीजिएगा। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो हिस्ट्री का हमारा पहला चैप्टर है ब्रिक्स, बीट्स और स्टोन्स। तो यार ब्रिक क्या होता है? ब्रिक होती हैं ईंटें, ओके, और बीट्स होते हैं मनके। लाइक वेट, लेट मी टेल यू, लेट मी ड्रॉ द पिक्चर। जैसे कि आप देखते होंगे, अगर आप NCERT की बुक खोल के देखें या फिर अगर आप ऐसा कुछ स्ट्रक्चर देखे होंगे, ठीक है, ये मनके होते हैं। और स्टोन्स तो आपको पता है ये पत्थर होते हैं। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं यार हो क्या रहा था। एक रेलवे ट्रैक था, ठीक है, जैसे ये रेलवे ट्रैक है, ओके, इधर, और यहाँ पे खुदाई चल रही थी। ओके, जब खुदाई चल रही थी तो खुदाई के दौरान यहाँ पे ईंटें मिलना स्टार्ट हो गए, है ना। और जब हम लोग उसको और ज़्यादा खोदे तो फिर ये पता चला कि यार ये तो एक पूरी, मतलब इसमें एक पूरा जगह ही है, हमें एक पूरा शहर ही मिलने लगा, है ना। तो वहाँ से हमें पता चला कि यार मतलब ठीक है, ऐसी कोई सभ्यता हुई होगी और ये सारी चीज़ें हमें धीरे धीरे मिलना स्टार्ट हो गई, इसलिए इसके नाम पे चैप्टर रख दिया गया है। अब देखो सोर्स कि कैसे मिला, मतलब क्या क्या चीज़ें थी, कैसे पता लगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन नाम की भी कोई चीज़ होती है। देखो हड़प्पन सील, पहले तो हम लोग सील के बारे में बात करेंगे, है ना, सील के बारे में। अब सील क्या होती है? देखो यार, ये आप अगर आप बुक में खोल के देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है, जो कि बहुत सॉफ्ट पत्थर के बने होते हैं, स्टीएटाइट पत्थर का नाम है ना। और ये जो सील्स होते हैं इन पे जानवरों के चित्र गड़े रहते हैं, है ना। तो जानवरों के चित्र या फिर किसी भी चीज़ों के चित्र बने रहते हैं, जिससे ये पता लगता है, अब जानवर का चित्र अगर उस पर मिलता है बना हुआ, तो सीधी सीधी बात है, हमें ये पता है कि मतलब उससे ये देख के यही पता लगता है ना, उस टाइम में ये सारी चीज़ें हुई होंगी, जानवर लोग पालते होंगे, देखते होंगे अपने आसपास, तभी तो वो चित्र बनाए, दिमाग में उड़ के कहीं से तो आई नहीं होगी। तो ये सारी चीज़ें क्लियर लगती हैं, है ना। उसके बाद से जब हम लोग इन सील्स को पढ़ते हैं तो वहाँ के लोगों की लाइफस्टाइल के बारे में भी बहुत सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन एक बात है, उस सील पे लिखा भी जाता है। जैसे आप पिक्चर्स ड्रॉ करोगे तो पिक्चर्स तो यार क्लियर है, समझ में आते हैं, देख के भी कोई भी समझ लेगा, लेकिन कई चीज़ें ऐसे ना उस पर लिखी जाती थी। तो जब लिखी जाती थी अपनी भाषा में वो लोग लिखते थे, तो वो पढ़ी नहीं गई अभी तक। लिखा है ना, इट हैज़ नॉट बीन डिसिफर्ड येट। डिसिफर्ड येट इसका मतलब ये है ना कि वो चीज़ें पढ़ी नहीं, हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं, हम उन्हें देख लेते पर हम उन्हें पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक है। तो पढ़ के समझ भी नहीं पाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है उसे देख के। और देखो यहाँ पे ड्वेलिंग्स, पॉटरी, एंटीक्विटीज़ मिली। एंटीक्विटीज़ यानी कि पुराने वक्त में ऐसी चीज़ें मिली जो कि हमें पुराने, मतलब अभी ऐसी चीज़ें मिली खोदने पे जो हमें पुराने वक्त के बारे में बताती हैं, ठीक, कि वहाँ के लोग को का जो लाइफस्टाइल है वो कैसा रहा होगा। तो ड्वेलिंग्स, पॉटरी, ज्वेलरी, टूल्स, सील्स। ड्वेलिंग्स यानी कि होम, पॉटरी आप जानते ही हैं, और ज्वेलरी आप जानते ही हैं, ठीक है, और टूल्स बहुत सारे औजार, और औजार के साथ ये सील्स भी मिले, है ना। और दूसरे शब्दों में कह लो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस। एविडेंस मतलब होता है सबूत, और आर्कियोलॉजिकल मतलब होता है, देखो एविडेंस जैसे एक आर्कियोलॉजिकल मिल सकता है और एक लिटरेरी सोर्सेज मिल सकते हैं। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज वो होते हैं जैसे कि पॉटरी, जैसे कोई सामान मिलने लगा तो वो सारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस में आ जाएंगे, है ना। तो सामानों से ये पता लगेगा कि ना, अरे यार वहाँ के लोग ऐसे घरों में रहा करते थे, वहाँ के लोग ऐसी ज्वेलरीज पहना करते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, ये सारी चीज़ें आर्कियोलॉजिकल जो हिस्टोरियंस से, आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस के हेल्प से, आर्कियोलॉजिस्ट वो पीपल होते हैं, वो लोग होते हैं जो कि जगह जगह जाके खोदते हैं और मतलब उस चीज़ जगह के बारे में जो सामान मिलते हैं उससे हिस्टोरियंस के हेल्प से अंदाज़ा लगाते हैं। मतलब हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट मिल के काम करते, तब जाके आपको चीज़ों के बारे में पता लगता है। गॉट इट? अब देखो टर्म, प्लेस एंड टाइम। अब देखो यार, देखो कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर समय पे हुआ रहेगा, है ना, ग्रुप ऑफ लोगों के द्वारा,
उसको कल्चर कहेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कल्चर क्या है, आपका कल्चर है, मान लीजिए आप उत्तर प्रदेश साइड में रहने वाले हैं, तो आपका कल्चर कुछ और होगा। यानी कि आप अगर जैसे आपका रहन सहन, खाना पीना, वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, मतलब आपका रहना सहने का जो तरीका होगा वो कुछ अलग होगा। लेकिन अगर आप साउथ इंडिया में चले जाएं ऑन द अदर हैंड, तो फिर ज़रूर ही आपको कुछ थोड़ा मोड़ा तो अंतर मिलेगा ही, है कि नहीं। मतलब वहाँ के लोगों का ज़रूर थोड़ा सा कुछ अलग रहेगा रहन सहन, आप लोग की भाषा अलग रहेगी, उनकी भाषा अलग रहेगी, है कि नहीं। अब उत्तर प्रदेश में मान लीजिए आप थोड़ा सा समय के पीछे जाएं, है ना, तो मान लीजिए कि आप थोड़ा समय के पीछे जाते हैं और आप देखते हैं तो तब उस टाइम थोड़ा सा गांव टाइप का होगा और आज थोड़ा ज़्यादा डेवलप्ड होगा, है कि नहीं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो वही यहाँ पे भी हुआ। और देखो जैसे हड़प्पा है ना, तो हड़प्पा अभी ये जैसे आपको लिख के समझा देते हैं, ये फेज था मैच्योर हड़प्पा जो हम लोग को मिला था, ठीक है। उसके पहले भी यार दुनिया तो ख़त्म हुई नहीं होगी, उसके पहले भी कुछ लोग रहते होंगे, उसको हम लोग कहते हैं अर्ली हड़प्पा, ठीक है ना। और उसके बाद भी तो कुछ लोग रहते होंगे, दुनिया ख़त्म तो हो नहीं जाएगी मैच्योर हड़प्पा के बाद, तो उसे कहेंगे लेटर हड़प्पा, है ना। तो अब देखो, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर। आर्कियोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर टू रिफर अ ग्रुप ऑफ एंटिक्विटीज दैट आर ऑफ स्पेसिफिक स्टाइल एंड आर जनरली फाउंड टुगेदर बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर जोग्राफिक रीजन। मतलब कि एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम में कुछ चीज़ें मिल रही थी, है ना, तो उससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वहाँ के लोग कैसे होंगे, कैसे रहते होंगे, उनका कल्चर क्या है, उनकी सभ्यता क्या है, वो रहते कैसे थे, ठीक है। अब जैसे कि क्या क्या चीज़ें मिली, सील्स मिली, बीट्स मिले, मनके जिनको कहते हैं, फिर वेट्स मिले, मतलब वेट्स जो होते हैं वो मिले, फिर स्टोन के टैबलेट्स मिले और बर्न्ट ब्रिक्स भी मिले। समझ में आया। ये सारी चीज़ें कहाँ से मिली, अफ़गानिस्तान, जम्मू, बलोचिस्तान, पाकिस्तान में जो की है, गुजरात, ये सारी चीज़ें। और देखो ये बोला है ना कि आर लोकेटेड एट डिस्टेंसेस, लॉन्ग डिस्टेंसेस फ्रॉम ईच अदर। इससे ये पता लगता है कि अलग अलग जगह से मिला, ठीक है, अलग अलग पार्ट से। अब इससे ये पता लगता है ना कि यार ये बहुत दूर तक सभ्यता फैली हुई थी। मतलब ये जो हम लोग को मिल रहा था जो शहर, ये बहुत दूर तक, ये कोई छोटा मोटा नहीं था, ये बहुत दूर तक फैला हुआ था। समझ में आया। अब आगे देखते हैं। ये सिविलाइजेशन को हड़प्पा इसलिए बोला गया क्योंकि जब पहले खुदाई किया गया तो उसमें पहले ये जगह ही मिला, ठीक है। तो जो कि पाकिस्तान में है, ठीक है, अभी वो भी पहले इंडिया का मतलब पार्ट हुआ करता था, आपको पता है अच्छे से, तो वो इंडिया का ही बच्चा है ना, वहीं से मिला तो आप कह सकते हैं। फिर इट हैज़ बीन डेटेड बिटवीन 2600 से लेके 1900 BC तक मतलब ये चीज़ पाई गई। यार अब आप एक चीज़ आपके दिमाग में आती होगी, BC क्या होता है और AD क्या होता है, कब यूज़ करते हैं, है ना। मे बी आपको फुल फॉर्म पता है पर आपको ये ना पता हो कि ये डेटिंग का सिस्टम क्या है, जिसको मॉडर्न डेटिंग सिस्टम भी कहते हैं और मॉडर्न रिप्लेसमेंट सिस्टम भी कहते हैं। यार देखो एक चीज़ बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, ये आपकी हर जगह मतलब काम आने वाला है, इसको क्लियर कर लो अभी तुरंत इसी वक्त। यार तुम लोग क्रिसमस मनाते होगे, ठीक है, और जो मेरे मतलब यहाँ पे जो नॉन क्रिश्चियंस हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन से हो, ठीक है, हम लोग सेक्युलर इंडिया में रहते हैं और आप लोग तो मतलब सारे फेस्टिवल पार्टी तो चाहिए ना यार किसी भी चीज़ पे। तो जीसस क्राइस्ट है ना, तो जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले कुछ समय हुआ होगा। जैसे मान लो हम सारे कॉन्टेक्स्ट में बता देते हैं, मान लो कि यहाँ तक यहाँ पे आपको किसी को भी बुरा ना लगे, है ना। जैसे श्री राम है ना, तो अब श्री राम पैदा हुए तो उनके जन्म से पहले भी लोग थे, राजा दशरथ और फिर और भी लोग थे कि नहीं थे, और उनके बाद भी अब हम लोग भी हैं, है कि नहीं है ना। मतलब ऐसा नहीं ना था कि जब वो आए तो ही दुनिया शुरू हुई, ऐसा तो नहीं हुआ ना। वो त्रेता युग में आए तो फिर ऐसा नहीं था ना कि मतलब उनके पहले ही मतलब कुछ नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कुछ भी। अब प्रॉफिट पैगंबर मोहम्मद को ले लो, ठीक है, तो अब यार अगर उनकी बात करें तो उनके पहले भी तो दुनिया थी, है ना। वो अपने अंकल के साथ रहते थे, उनके पहले भी तो दुनिया थी, उनके अंकल थे ना, तो उनके पहले भी थी और आज हम लोग भी हैं। तो अब जीसस क्राइस्ट के पहले भी दुनिया थी और उनके बाद भी, तो हम लोग जीसस क्राइस्ट के रेफरेंस में देखेंगे, है ना। तो यार इनके पहले जैसे 1
टू, ये इनको कहते हैं ईयर ऑफ लॉर्ड। जिस ईयर में ये पैदा हुए उसको कहते हैं ईयर ऑफ लॉर्ड। समझ में आया? और इधर है 1 2 3 4 5 6, मतलब यहाँ से ऐसे जाता है, ऐसे, है ना। अगर आप लोग इंटीजर्स पढ़े होंगे क्लास 10 तक, यार डरना मत प्लीज़, मैथ्स का नाम ले लिया आप लोग, डरना मत, ठीक है। आप लोग ब्रेव हो यार, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं नॉर्मल, ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। जैसे कि आप मैथ्स में 10 तक पढ़े होगे कि ये नंबर लाइन होता है, इसके पहले -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और इसके इधर पॉजिटिव में सारे इंटीजर्स होते हैं, होते कि नहीं होते। अब यार यहाँ पे ऐसे ही, लेकिन इधर माइनस में नहीं जाएगा कुछ भी, है ना। तो 1 2 3 4 और इधर 1 2 3 4 ऐसे 4 5 6 डैश डैश डैश। समझ में आया? अब यार बात ये है कि इनके इधर टाइम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक कैलेंडर हम लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारे वैसे तो कैलेंडर्स है, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए इतना बता देना चाहते हैं कि एक कैलेंडर, ठीक है। कौन सा कैलेंडर? ठीक है, तो एक कैलेंडर है और ग्राइडेरियन कैलेंडर, तो उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग मतलब इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। एक भगवान का जो जन्म है वहाँ पे, और एक है भगवान के जन्म से पहले, एक है भगवान के जन्म के बाद का समय। गॉट इट? तो ऐसे इस चीज़ को डिवाइड किया गया है, इसी पे डेटिंग सिस्टम पूरा आधारित है। समझ में आया? इसी पे हम लोग, तो यार इनके पहले का जो समय है उसको हम लोग कहते हैं BC, यानी कि क्राइस्ट से पहले, बिफोर क्राइस्ट, ठीक है। और उसके बाद से इनके बाद का जो वक्त है उसको कहते हैं एनो डोमिनी, यानी कि भगवान के समय के बाद का समय, जो अभी है, अभी जो चल रहा है, ठीक है। तो इसको एक और चीज़ कहते हैं, जैसे कई लोग नहीं माने, मतलब जीसस क्राइस्ट पे सब लोग विश्वास नहीं करते थे, तो हम लोग इसको बोल दिए, ठीक है, इसको बोलेंगे कॉमन एरा। आप कुछ भी बोल सकते हैं ना, कॉमन एरा मतलब जो वक्त चल रहा है, और ये है बिफोर कॉमन एरा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हुई, और ये है डेटिंग सिस्टम, और ये है मॉडर्न रिप्लेसमेंट जो डेटिंग सिस्टम है, ये मॉडर्न डेटिंग सिस्टम है, BC वाला, AD वाला। ये आप नोट्स प्लीज़ इसको नोट में अपने लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब देखते हैं बिगिनिंग, है ना, इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई, इस चीज़ की शुरुआत कैसे हुई। मैनी कल्चर्स existed in this region even before the developed हड़प्पा। इसमें ये कह रहा है कि हड़प्पा से पहले भी चीज़ें थीं, यानी हड़प्पा से पहले भी देखिए अर्ली हड़प्पा, फिर लेट हड़प्पन सिविलाइजेशन, और फिर बीच में मैच्योर हड़प्पा, है ना। तो स्टार्टिंग में हमें ये पता लगा कि पॉटरीज मिलने लगे, है ना। पॉटरीज के डिफरेंट स्टाइल से हमें बहुत सारी चीज़ें पता लगने लगी कि वहाँ के लोगों की सभ्यता कैसी थी। क्राफ्ट्समैनशिप, यानी कि हाथ से बनाई हुई कई सारी चीज़ें मिलने लगी। यार खेती के लिए बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रूफ्स मिलने लगे, अभी हम लोग धीरे धीरे सब पे जाएंगे। और एनिमल हस्बेंड्री, यानी कि पशुपालन का भी सब कुछ मतलब मिलने लगा था। और सेटलमेंट्स जो थे वो बहुत लार्ज नहीं थे, ठीक है, स्मॉल ही थे, बहुत लार्ज सेटलमेंट्स नहीं थे। और फ्रॉम द साइंस ऑफ लार्ज स्केल बर्निंग ऑफ एरियाज एट सम साइट्स एंड अबंडमेंट ऑफ सम अदर साइट्स इट अपीयर्स। हाँ देखो, इसमें क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि अलग अलग पीरियड्स थे, ठीक है, जैसे कि अर्ली हड़प्पन, फिर मैच्योर हड़प्पन, और फिर लेटर हड़प्पन, है ना। तो यार अगर हम लोग देखें इस चीज़ में, तो कुछ सामान जो थे सारे, जैसे सोर्सेज होते हैं ना, जैसे सबूत, जैसे सोर्सेज जो होते हैं ना, जिनके तौर पे हमें पता लगता है कि जैसे हमें पूरा खोदते खोदते पूरा शहर ही मिल गया, शहर में बहुत सारा सामान मिल गया, तो हमें पता चल गया ना कि यहाँ पे लोग रहा करते थे, कैसे रहा करते थे। तो सारे सोर्सेज हर टाइम में नहीं मिले। जैसे मान लो ये टाइम ऐसे चल रहा है, ठीक है, मान लो टाइम चल रहा है, तो मान लो यहाँ पे कुछ सोर्सेज नहीं मिले, यहाँ पे कुछ सोर्सेज नहीं मिले, यहाँ पे, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आपको हर टाइम के सोर्सेज मतलब मिलते ही रहे। आपको बहुत सारे सोर्सेज ऐसे थे जो कि नहीं मिले, तो इस वजह से काल भंग हो गया। काल भंग मतलब कि देखिए, डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन अर्ली एंड द हड़प्पन सिविलाइजेशन, यानी कि जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है उसके बीच में काल भंग मतलब पता क्या होता है कि मतलब सोर्सेज ना मिलने की वजह से जो चीज़ें, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं, लाइक सोर्सेज ना मिलने की वजह से हमें जो मतलब उसमें गैप देखना पड़ता है, उसको कालभंग कहते हैं। उसमें डिसकॉन्टिन्यूटी हो गया था, ठीक है। अब आगे देखते हैं,
और ये चीज़ आपकी बुक में एक टेबल है जिसमें अर्ली हड़प्पन में जो चीज़ें मिली सिंध में और एक और जगह पे, वो आपको पूरा बुक में आपके है एनसीईआरटी, एक बार खोल के पढ़ लीजिएगा। दिस इज़ नॉट टू राइट, ओके। और अगर लिखिएगा भी तो टेबल खोल के बुक में उसके टेबल के साथ लिखिएगा, है ना। अब देखते हैं कुछ सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रेटजीज वो स्ट्रेटजीज होती हैं कि मतलब जीवन निर्वाह, यानी कि जीवन कैसे उस टाइम पे लोगों का चलता था, मतलब कैसे लोग रहते थे। तो जो मैच्योर हड़प्पन कल्चर के लोग थे, द मैच्योर हड़प्पन कल्चर, वो वहाँ पे आया मैच्योर हड़प्पन, जहाँ पे अर्ली हड़प्पन कल्चर रहा करता था, पहले एग्जिस्ट करता था, ठीक है। और इसके बहुत सारी चीज़ें कॉमन थी, मतलब अर्ली हड़प्पन की और मैच्योर हड़प्पन की बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि कॉमन थी, है ना। और उनके खाने पीने का चीज़ भी मतलब कॉमन ही था, जैसे कि एनिमल को खाना, ठीक है, मछली खाना, मछली के कांटे भी पाए गए, है ना। और बर्नट ग्रेन्स भी पाए गए, जिससे पता लगा कि लोग मतलब इसको भून के खाते थे ग्रेन्स को। तो फायर भी हो चुका था, उसके बाद से फिर ये लोग मतलब उसको जला के भून के खाते थे, फायर का प्रयोग करते थे। सीड्स मिले, और जो आर्कियोलॉजिस्ट थे वो इनके डाइटरी हैबिट्स के बारे में बता पाए, है ना। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज, इट इज़ कमिंग, सो सॉरी फॉर दैट, बट आई हैव टू शूट दिस वीडियो, टुडे इज़ दिवाली, सो लीव इट। सी डाइटरी हैबिट्स, तो डाइटरी हैबिट्स क्या होती हैं? डाइटरी हैबिट्स यानी कि उनके खाने पीने के बारे में कैसे हमें पता लगा, है ना। दीज आर स्टडीड बाय पैलियो बॉटनिस्ट हु स्पेशलाइज इन द स्टडी ऑफ एंशिएंट वेजिटेशन सीरियल ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स। यार देखो, हमें बहुत सारी चीज़ें मिली, ठीक है, इसमें नाम लिखा हुआ है, यू कैन रीड इट नाइसली, ओके, नॉर्मली। और देखो, हमें मिलेट, ग्रेन्स, ये सारी चीज़ें मिली, लेकिन और फिर कैटल, शीप, गोट, बफेलो एंड पिग, मतलब इन सारी चीज़ों का भी, डेयरी प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल होता होगा, तभी तो ये सारी चीज़ें मिल रही होंगी। फिर एनिमल्स के बोन्स भी मिले, जिससे ये पता चला कि कुछ को तो वो मतलब पशुपालन, मतलब पालतू कुत्तों को रखते होंगे, डॉग्स भी मिले, और कुछ तो ऐसे थे जिनको ये खाते भी होंगे, ठीक है, जैसे आज भी होता है। तो यार देखो, जो लेकिन एक चीज़ इसमें नहीं बता पाया, ठीक है, इसमें एक चीज़ नहीं बता पाया मतलब देखने के दौरान, कि ये लोग जैसे मीट खाते ही थे सिर्फ, या फिर इन्हें कोई मार के देता भी था, जैसे आज होता है ना कि हम शॉप पे जाते हैं फिर हमें मतलब मिलता है। तो ऐसा होता था क्या इधर, ये चीज़ क्लियर नहीं हो पा रही थी कि इन्हें सिर्फ ये खुद से ही शिकार करते थे, या फिर इन्हें मतलब हंटिंग के थ्रू ही मिलता था, या फिर इन्हें मतलब लोग भी खरीद वरीद के जैसे खुद खरीदने भी जाया करते थे। तो ये चीज़ों के बारे में वी आर नॉट क्लियर। अब एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी देखो, यार देखो, ये दो वर्ड से ही समझ में आ रहा है, एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी। तो एग्रीकल्चर की टेक्नोलॉजी उस वक्त बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी, है ना, और मतलब ये लोग बहुत एडवांस है, आप पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। देखो, ग्रेन्स जो थे वही बताते हैं कि मतलब यहाँ पे जो एग्रीकल्चर के मेथड्स थे वो क्या थे। क्ले स्कल्पचर्स मिले, है ना, सील्स के ऊपर क्ले, ठीक है, और बल मिले, यानी कि बैलगाड़ी मिला, बैलगाड़ी का रेप्लिका, मतलब एक मॉडल जो होता है, कॉपी, तो जैसे खिलौने के फॉर्म में, टॉय के फॉर्म में बैलगाड़ी भी मिला, है ना, उसका स्ट्रक्चर मिला। तो ये सारी चीज़ें मतलब समझ में आती हैं कि मतलब सही में उस टाइम हल वल जोतने के काम आता होगा, ये खेत जोतने के काम आता होगा, ठीक है। और प्लाउड फील्ड्स भी यहाँ तक के मिले, कालीबंगन में, ये नाम है, आप लोग देख लीजिएगा प्लीज़। और कालीबंगन में ना प्लाउड फील्ड्स मिले। तो प्लाउड फील्ड यानी कि जोते हुए खेत। तो जोते हुए खेत ऐसे ही नहीं मिले, सिर्फ ऐसे मिले, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे थे, काट रहे थे। इसका मतलब क्या समझ में आता है? इसका मतलब ये समझ में, और राइट एंगल पे 90 डिग्री पे काट रहे थे। इससे ये समझ में आता है कि एक ही क्रॉप सीजन में दो क्रॉप एक साथ उगाए जाते थे। समझ में आया? और बहुत सारे ऐसे हड़प्पन के साइट्स थे जो कि सेमी एरिड, मतलब जो सूखा जिसमें पड़ सकता है वैसे इलाके में था, लेकिन उसमें भी इरिगेशन होता था। अब यार, अब पानी बरसे उस इलाके में, या फिर पानी की जब कमी ना रहे, तो ऐसे में तो मतलब समझ में आता है। लेकिन जब एरिड एरिया में जब रहे, तो ये बात एक समझ लेना कि इरिगेशन का जो इसमें सिस्टम है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ना। वहाँ पे कैनल्स मिले, नहर मिले, और नहर भर गए थे गाद से, या फिर मतलब जैसे कि लाइक मिट्टी सिल्ट से, है ना, तो वो भर गए होंगे, इस वजह से वो बंद हो गए थे। तो बहुत सारे एंशिएंट कैनल्स मिले जो कि सिल्ट से भर गए होंगे। और इरिगेशन
इरिगेशन मतलब बहुत अच्छे से कुआं इस्तेमाल होता था इरिगेशन के लिए, और फिर सिंचाई करने के लिए। और उसके अलावा धोलावीरा गुजरात में वाटर रिजर्वर्स भी मिले, है ना। ये 1 मार्क के MCQs बन सकता है, आपको MCQ भी इसका मिल जाएगा, उसका भी वीडियो मिल जाएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CUET, सो डोंट वरी फॉर दैट, ओके। और हाउ आर आर्टिफैक्ट्स आइडेंटिफाइड। यार देखो, जो अर्नेस्ट मैके हैं उनकी बुक है एक फर्दर एक्सकेवेशंस एट मोहनजोदारो, है ना। तो उसमें वो बताया कि ग्राइंडिंग का क्या सिस्टम था। तो 2 तरह के जो स्टोन्स मिल्स थे, वो 2 तरह की जो चीज़ें थी वो इस्तेमाल की जाती थी ग्राइंडिंग के पर्पज़ से, है ना, पीसने के लिए। कॉनकेव मिल्स और फिर एक और है कौन सा, कड़ी स्टोन्स। देखो जो कॉनकेव मिल्स थी वो बड़ी बड़ी चीज़ें, मतलब जैसे बहुत, मान लो अब आटा हो गया, गेहूँ हो गया, तो हार्ड होती थी, पेबल, इग्नियस और सैंडस्टोन की बनी हुई होती थी, है ना। उनका जो नीचे वाला पार्ट था, बॉटम वाला, वो जनरली कॉन्वेक्स टाइप का था। तो मतलब दे मस्ट हैव बीन स्टोर्ड इन ग्राउंड और सॉइल, और वो उनको ज़मीन के अंदर धंसा के रखा जाता था, क्योंकि वो बड़े बड़े अनाज, बड़े बड़े ग्रेन्स को पीसने के लिए काम आती थी, है ना। अब यार अगर मसाला कूटना हो, मसाला सिर्फ पीसना हो, है ना, चटनी बनानी हो, मसाला बनाना हो, तो ये तो हमारे इंडिया में परंपरा रही ही है। तो यार उसके लिए ना सिलबट्टा आप लाइक वेट, सिलबट्टा आप देखे होंगे, आपके घरों में होगा भी शायद, मे बी ना हो, क्योंकि अब तो मिक्सर का टाइम है, मेरे घर में तो है। देखो सिलबट्टा ऐसा होता है ना, और उस पर ऐसे एक लोढ़ा टाइप का दिया रहता है ना, उस पर ऐसे ऐसे करके मतलब बैक एंड फोर्थ जाके उस पर मसाला पीसना रहता है ना। आप अभी भी गांव में चले जाएंगे तो आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। अब देखिए 2 मेन टाइप्स ऑफ मिल्स, हाँ, तो ये जो थी, जो कड़ी स्टोन्स थे, वो जनरली कड़ी, सैलन, ये सारी चीज़ें बनाने के काम आते थे, और जो कॉनकेव मिल्स थी वो बड़े बड़े अनाजों को पीसने के काम आते थे, राइट। अब देखो मोहनजोदाड़ो एक बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इसको नज़रिए से देखना। ये बहुत ही अच्छा प्लान्ड अर्बन सिविलाइजेशन है जो कि उस टाइम पीरियड में डेवलप्ड हुआ था, है ना। मतलब उस टाइम पीरियड, जैसे जब हम लोग खोज रहे थे ना, तो मोहनजोदाड़ो जो है वो एक अर्बन एरिया है जो कि हमें मिला था। वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड था, सीताडेल और लोअर। ड्रॉ करके समझाने दो, जैसे कि मान लो कि ये इधर समझाते हैं, ये है पूरा आपका, ठीक है, और ये इधर इस साइड में है आपका सीताडेल, है ना। ये सीताडेल छोटा इलाका था, इसके कंपैरिजन में ये छोटा था, इसको थोड़ा और बड़ा बना देता ताकि आप कंफ्यूज ना हो। तो ये जो था ये ऊंचाई पे, चबूतरे पे बना हुआ था, मतलब ईंट रख के पहले इसको ऊंचा किया गया, फिर उसके ऊपर जो भी मकान थे वो बने, है ना, जो भी मकान थे वो बने, है ना। और इससे ये पता लगता है ना, यहाँ पे थोड़े VIPs लोग रहते थे, है ना। ये VIPs का था थोड़ा इलाका, और ये था मैंगो पीपल का इलाका, है ना। यहाँ पे मैंगो पीपल रहते थे, जिसको हम लोग कहते हैं लोअर टाउन। यहाँ पे पशुपालन करते लोग, और भी मतलब डोमेस्टिकेशन के पर्पस से जो लोग थे वो यहाँ पे मिलना स्टार्ट हुए, उनके एविडेंसेस, उनके प्रूफ मिलना स्टार्ट हुए। और ये एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हाइट पे है ना। और ये जो है ये एक बड़ा सा हिस्सा है, पर नीचे बनाया गया है, सिर्फ इतना इसमें फ़र्क है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब हम लोग इसमें यार एक और चीज़ की बात कही गई है कि जो ब्रिक्स थे वो सन ड्राइड होते थे और फायर्ड होते थे, मतलब बेक्ड ब्रिक्स भी होते थे, है ना। और ईंटों का यार प्रोपोर्शन इतना अच्छा था, ये आप एक बार रीड कर लीजिएगा, यही सारी चीज़ें आपको समझाएं हैं। अगर आप किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होता है ना, बिल्कुल बेझिझक होके कमेंट सेक्शन में बता देना। आई एम हियर टू सॉल्व योर प्रॉब्लम, है ना, ताकि आपको मुश्किल से निकाल सके, मुश्किल में डालने के लिए नहीं, है ना। तो ईंट जो होते हैं ना, ब्रिक्स, ये ब्रिक्स है, और ब्रिक्स जो ऐसे बनते थे कि इनका जो हाइट हुआ करता था, इनका हाइट कुछ ऐसे बनता था कि जो इनका हाइट था, लेंथ देखो, इनकी जो लंबाई थी वो हाइट के 4 गुना थी, 4 टाइम्स इंटू हाइट। इनका जो ब्रेथ हुआ करता था, तो इनका ब्रेथ था 2 टाइम्स ऑफ हाइट, है ना। हाइट के 2 गुना ज़्यादा इनका ब्रेथ हुआ करता था। तो ऐसे, और एक और चीज़, ईंटा तो फिक्स प्रोपोर्शन में बनता ही था। प्रोपोर्शन मतलब कि जो लेंथ था वो 4 गुना हाइट के था, और ब्रेथ जो है वो 2 गुना हाइट के है ना। तो ये सारी चीज़ें ना, सारी जगह पे इन्हीं एक स्टाइल में ईंटें पाई गई थी। गॉट इट।
हर जगह जो है ना ईंटें समान रूप से मिल रहे थे, मतलब एक ही साइज़ के मिल रहे थे, है ना। तो इससे ये पता चलता है कि यार सारी चीज़ें प्लान्ड थी, मतलब ये लोग सारी चीज़ें प्लानिंग के साथ बनाते थे। लेइंग आउट ड्रेन्स, अब नालियों की बात देख लेते हैं, है ना। तो नालियों का सिस्टम कुछ इस टाइप से था, अगर आप रीड करेंगे तो आपको पता, इसके जो सिस्टम था वो ऐसा था कि ये ऐसे, जैसे कि ये गली है, ठीक है, मान लो ये गली जा रही है, फिर इधर गली जा रही है, गली जा रही है, गली जा रही है, इधर रोड कट रहा है, रोड कट रहा है, रोड कट रहा है, रोड कट रहा है ना। यहाँ पे 90 डिग्री पे ये ग्रिड, देखो ये ग्रिड है, ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें एकदम प्लानिंग के साथ बनाई जाती थी। जो घर बनाने से पहले, घर जब बनते थे तो उनको बनाने से पहले नाली बना दिया जाता था, ताकि वो, और नाली देखो, घर थोड़ा भले ही थोड़ा कच्चा रहे, है ना, भले ही कच्चा घर रहे, लेकिन जो नाली है उसको एकदम पक्का वक्का कर दिया जाता था। जैसे नाली ऐसे बनाया जाता था, और उसमें उठा के साफ़ करने के लिए जो ढक्कन होते वो भी लगाए जाते थे, समझ में आया। और बहुत तमीज़ से नाली बनाई जाती थी, उसको अच्छे से चूने और प्लस्तर से, पत्थर से उसको प्लस्तर कर दिया जाता था। ऐसे बनता था पूरा नाली का जो स्ट्रक्चर होता था। आपको और डिटेल में बताना है, अगर और डिटेल में बताएं तो देखो, जैसे कि मान लो ये घर है ना, और ये घर है, और घर से ऐसे बनता था नाली। नाली बनाने का ये तरीका था कि ये है नाला, है ना, ये क्या है, नाली। ये नाली जो है आपकी घर से गुजर रही थी, और इसी नाली के घर से गुजरते गुजरते हर घर में एक अपना बाथरूम हुआ करता था। और ये नाली का ये जो है गड्ढा है, और इस गड्ढे में जो है सॉलिड वेस्ट आ जाता था, इसमें सॉलिड वेस्ट को रखा जाता था ताकि कहीं नाले में प्रॉब्लम ना हो जाए, है ना। तो गड्ढे में डायरेक्ट जाता था, और उसके बाद से यहाँ पे फिर से एक नाला जाता था, जो कि मुख्य मेन नाला हुआ करता था, है ना, ये मेन नाला होता था। और फिर यहाँ पे ऐसे फिर से ऐसे नाली जाती थी, और फिर से नाली के बीच बीच में गड्ढा होता था, ताकि जो भी सॉलिड वेस्ट रह गया है गलती से वो सारा इसमें जाके चला जाए, है ना। लेटर यू कैन अंडरस्टैंड। अब देखो इसके बाद से फिर आगे का आप लोग समझ लीजिएगा। और देखिए जो ड्रेन है, जो ड्रेनेज सिस्टम है, वो जब अर्नेस्ट मैके जी इसको देखे तो बोले यार ऐसा तो मैंने देखा ही नहीं, मतलब इतना अच्छा ब्रिक्स से, मोटेड ब्रिक्स यानी कि पूरा प्लस्तर करके ईंटे से लगाया हुआ, पूरा लाइमस्टोन, पूरा चूने से उसको कवर किया हुआ, मतलब इतना अच्छा, और सेसपूल यानी कि इतना अच्छा, मतलब गड्ढे में पूरा जो मतलब सॉलिड वेस्ट है उसको भेजने के लिए, और इतना अच्छा सिस्टमैटिक वैसे जैसे अभी आपको बना के समझाए, वैसा तो मैंने देखा ही नहीं, कहीं नहीं देखा, ठीक है। तो इतने वो प्रभावित हुए इस चीज़ से। और उसके बाद से फिर डोमेस्टिक आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो द लोअर टाउन, देखो जो लोअर टाउन था मोहिंजोदारो का, जो कि आपको पिक्चर में बताए थे, है ना, वो उसमें एक मेन बरामदा होता था, ठीक है। तो उस बरामदे में जो मतलब जिसको हम लोग कोर्टयार्ड कहते हैं ना, वो सेंटर होता था घर का। घर में कुकिंग एक्टिविटीज़, जैसे कि सारी जो सिलाई का काम हुआ, या फिर और भी जो कुकिंग एक्टिविटीज़ थी, सारी चीज़ें उधर हुआ करती थी आंगन में, है ना। और ये लोग प्राइवेसी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे, इसलिए ये लोग ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की नहीं लगवाते थे, ठीक है, दरवाजे लगवाते थे, याद रखना, पर खिड़कियाँ नहीं थी। खिड़कियाँ इसलिए नहीं क्योंकि जैसे मान लो कि अभी कोई गया, है ना, और खिड़की से आपको हाय बोल दिया, तो ये सारी चीज़ें उन लोग का प्राइवेट था, ठीक है, वो लोग नहीं लगवाते थे ग्राउंड फ्लोर पे खिड़की। तो ये सारी चीज़ें होती थी। और कोर्टयार्ड उनका मेन पार्ट था हाउस का। फिर सारे हाउस में बाथरूम था, और वो बाथरूम ब्रिक फ्लोर्स का बना हुआ होता था। और तो और वो बाथरूम, जो मेन वाला बाथरूम था, वो स्ट्रीट के बाथरूम से, स्ट्रीट के नाले से कनेक्टेड था, जैसे कि मैं आपको फिगर में दिखाए थे, है ना। और हाउसेज में देखो सीढ़ियाँ भी हुआ करती थी। सीढ़ियाँ होने का क्या मतलब है कि सेकेंड फ्लोर भी होता था, है ना, फर्स्ट फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, मतलब बड़े बड़े मकान होते थे, इससे ये पता लगता है। और घर के पास ही कुएं भी होते थे, है ना। मोस्ट ऑफन बिल्ट इनटू अ रूम दैट कुड बी एक्सेस्ड फ्रॉम द आउटसाइड एंड वर प्रोबेबली यूज्ड बाय द पासर्स बाय स्कॉलर्स। एंड देखो कुएं टोटल 700 मोहिंजोदारो में मिले, है ना, स्कॉलर्स द्वारा किए गए। देखो ये 700 कुएं मिले। अब सीटाडेल देखो, सीटाडेल ऊपर वाला हिस्सा है, और ऑन द सीटाडेल वी फाइंड एविडेंस ऑफ स्ट्रक्चर्स दैट वर प्रोबेबली यूज फॉर पब्लिक स्पेसिफिक पब्लिक पर्पसेस। ऑब्वियसली ये वीआईपी वाला एरिया था, यहाँ पे मैंगो पीपल हम आप नहीं जा सकते, ओके, मतलब अभी देख सकते हैं, हम जस्ट किडिंग, मतलब उस टाइम पे ये थोड़ा सा मतलब वीआईपी वाला एरिया था। और ये बहुत ही अच्छा
बड़ा सा स्ट्रक्चर था जो कि ब्रिक्स का बना हुआ था, और जो उसका अपर पार्ट था वो वुड का बना हुआ था, लेकिन वो मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, ख़त्म हो गया। अब ग्रेट बाथ के बारे में देख लो यार। ग्रेट बाथ ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जैसे कि ऐसा था, कुछ इस टाइप का उसका स्ट्रक्चर था, और यहाँ पे ऐसे सीढ़ियाँ लगी हुई थी, 2 सीढ़ी, एक इस साइड में नॉर्थ में और एक साउथ में, ठीक है। तो एक मतलब 2 सीढ़ियाँ लगी हुई थी, और उसके बाद से फिर इधर जो है सीढ़ियाँ लगी हुई थी, इसके थ्रू ये लोग नीचे जाते थे। और ये बात जो है रिलीजियस पर्पस के लिए इस्तेमाल होता था, मतलब जब रिलीजियस कुछ धार्मिक काम करना होता था तो ये इस ग्रेट बाथ का इस्तेमाल किया जाता था, है ना। और इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर है, आप देख लीजिएगा कैसे कैसे ये बना था। और ये इसका पूरा यही चीज़ इसमें है, और उसमें वाटर रिजर्वर्स भी मिलते थे, है ना। और 8 बाथरूम्स थे, और ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। और जो 4 बाथरूम्स थे, फिर कॉरिडोर भी था। और देखो ये चेंजिंग के लिए इसमें जो कुछ रूम्स हैं मतलब वो भी दिए गए थे, है ना। और कुछ रिचुअल मतलब कुछ जो होली बात होता था उसके पर्पस के लिए ये था। सीटाडेल जो था वो आपको समझा दिए थे कि वो ऊपर के हिस्से में था, है ना। और लोथल जो था, लोथल गुजरात में। और हाँ, एक और चीज़, सीटाडेल को और लोअर टाउन को अलग किया गया था, है ना, और पूरा मतलब सेपरेट था। और लोथल जो था, लोथल जो कि अभी गुजरात में है, तो वो फोर्टिफाइड था, यानी कि मतलब आक्रमण से बचाने के लिए धोलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में है वो फोर्टिफाइड था, मतलब आक्रमण से बचाने के लिए किसी भी जगह को बहुत ही मजबूत तरीके से, बहुत मजबूती से बनाना। और उसके कई जो पार्ट से उनको मतलब घेरा गया था, है ना। और जो लोथल का फोर्ट है वो वॉज नॉट सराउंडेड बाई अ वॉल, वो वॉल से घिरा हुआ नहीं था, लेकिन उसको कुछ ऊपर बनाया गया था, जो लोथल का फोर्ट है ना, ठीक है। अब द प्लाइट ऑफ हड़प्पा, मतलब प्लाइट मतलब जो डेंजर आया हड़प्पा पे, वो सुनो, जिसकी वजह से ये पूरा इसका डिस्ट्रक्शन हो गया। तो हड़प्पा जो है ना वो पहला साइट है जो डिस्कवर हुआ था, तो उसको बहुत सारे जो चोर थे उसका ब्रिक चोरी कर लिए थे। और 1875 में अलेक्जेंडर कनिंघम जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था उसके फर्स्ट जनरल थे, वो जिन्हें फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, ये भी क्वेश्चन में 1 मार्क MCQ में पूछ सकता है। या फिर जो सबसे पहले जनरल थे आर्कियोलॉजी के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, वो कौन थे, ये भी पूछ सकता है। वो बोले कि इतने ईंटें चुराए गए कि उतने में लाहौर से लेके मुल्तान तक का 100 माइल्स तक का जो मतलब रेलवे ट्रैक है वो बिछ सकता था उन ब्रिक्स से, है ना। उतने ईंटें चुरा लिए गए। और ये था डिस्ट्रक्शन का जो इनका कारण है। और आप नोट्स इसका रेडी कर लीजिए, है ना। अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बता दीजिएगा, आपको ये PDF फॉर्म में भी मिल जाएगा। बेटर होगा आप वीडियो में खोल के एक एक लाइन खुद से लिखें, या फिर अगर नहीं हो पाता तो फिर आप प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, 12th के CUET के सारे, है ना, और 11th भी मिलेगा। ओके, तो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग। ओके, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।